हेलो बच्चे, क्या हाल है जी। बेटा, हम लोगों ने कल अपना जो एग्जाम शाला के अंदर कंपनी लॉ का टेस्ट पेपर लिया था, पेपर नंबर 1, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन टू कंपनीज का टेस्ट लिया था। आज हम उसकी आंसर शीट की बात कर रहे हैं। बेटा, वैसे तो मेरे को ये सेशन जो है आंसर शीट का लाइव लेना था यूट्यूब पे 2:30 बजे, लेकिन क्योंकि मुझे आज कोर्ट जाना है किसी केस के सिलसिले में और वहां 2:30 बजे का टाइम है, देयरफॉर मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूं ताकि आप लोग जब आए तो ये इसी सेम टाइम पे जो मैंने कमिट किया था उस पे आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाए। तो लेट्स बिगिन विद द एनालिसिस ऑफ टेस्ट पेपर 1 ऑफ इंट्रोडक्शन टू कंपनीज। हमारी एग्जाम शाला टेस्ट सीरीज का ये पेपर नंबर 2 है, लेकिन कंपनी लॉ का पेपर नंबर 1 है। राइट बच्चे, चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू कंपनीज। बेटा, हम लोगों ने 20 मार्क्स का पेपर दिया था, 5 मार्क्स के क्वेश्चन दिए थे 4 और 40 मिनट्स का टाइम दिया था। अगर हम एज पर एग्जाम देखें तो हमारा पेपर जो होता है वो 100 नंबर का होता है और 180 मिनट मिलते हैं, 200 मिनट नहीं मिलते, तो डबल टाइम नहीं मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर भी 20 नंबर के लिए 40 मिनट मिलने नहीं चाहिए थे, लेकिन क्योंकि अभी हमने स्टार्टिंग की है टेस्ट सीरीज की, अभी हम लिखने की आदत डाल रहे हैं, इसलिए बेटा हम लोगों ने ये जो क्वेश्चन पेपर है इसको आपको सॉल्व करने के लिए 40 मिनट्स का टाइम दिया। कह रहे सर, मिस्टर कबीर एन एसएससी वाज अ वेल्दी मैन अर्निंग ह्यूज इनकम बाय वे ऑफ डिविडेंड। अब जैसे ही मैं ये पढ़ता हूं ना तो मेरे दिमाग के अंदर आता है कि ये बात कर रहे हैं सर दिनशॉ बनर्जी पेटेट की। अगर आपको याद हो तो आपने उसमें भी ऐसा कुछ सुना होगा कि भाई दिनशॉ बनर्जी पेटेट को बहुत ज्यादा इनकम आती थी डिविडेंड की। He formed 3 private companies and agreed with each to hold a block of investment as an agent for them. Dividend as interest income received by the companies was handed back to Mr. Kabir as a pretended loan. आपको याद हो तो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल में केस हुआ था जिसका नाम था सर दिनशॉ बनर्जी पेटेट, जो था इवेजन ऑफ टैक्सेस के। जब भी आप सरकार को टैक्स नहीं देना चाहते इसलिए आप कंपनी बना रहे हो तो फिर कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट हो जाएगी, आप और आपकी कंपनी सेम माने जाएंगे। यहां पर मिस्टर कबीर या उस केस में दिनशॉ बनर्जी पेटेट का सीन क्या था कि उनकी कंपनीज में, बहुत सारी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट थी जिससे उनको डिविडेंड आता था और डिविडेंड पे टैक्स लगता था। डिविडेंड वाज अ इनकम। तो इन्होंने क्या किया, कुछ कंपनीज बना ली अपनी कुछ कंपनीज बना ली अपने सारे शेयर्स जो अलग अलग कंपनीज में टाटा महिंद्रा इन सब के शेयर्स खरीदे थे बिरला के, वो सारे के सारे शेयर्स इन्होंने क्या करे अपनी कंपनीज को दे दिए। तो इसका मतलब पहले इन्वेस्टी कंपनीज टाटा वगैरह इनको डिविडेंड देती थी, अब इनकी बनाई हुई कंपनीज को दे रही हैं क्योंकि इन्होंने अपने शेयर्स कंपनी को ट्रांसफर कर दिए और कंपनी से ये लोन की फॉर्म में पैसा लेते थे। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बोला आप इनकम टैक्स नहीं दे रहे, बोले मेरी कोई इनकम ही नहीं है, मैं तो लोन पे गुजारा करता हूं। तो गवर्नमेंट ने बोला ये कौन सा लोन है जो आप कभी वापस नहीं कर रहे हो, ये कौन सा लोन है जिसपे आप कभी कोई इंटरेस्ट पे नहीं कर रहे हो, ये इनकम है सिर्फ आप लोन की फॉर्म में ले रहे हो लेकिन आप इसको वापस नहीं कर रहे हो। तो उसने कहा नहीं जी, ये तो है ही लोन, मेरी कंपनी अलग है, मैंने अपनी कंपनी से लोन लिया है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बोला कि लो हमने कॉर्पोरेट वेल हटा दी, मतलब कोर्ट ने बोला लो हमने कॉर्पोरेट वेल हटा दी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सही कह रहा है, आपकी कंपनी और आप सेम ही हो और इनकम बाय योर कंपनी इज इनकम ऑफ योर्स, तो आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। तो इन शॉर्ट ये जो क्वेश्चन है ये किसका है, ये है लीगल पर्सनैलिटी ऑफ ऑल द 3 कंपनीज टू बी डिसरिगार्डेड, दैट इज लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल के सेपरेट लीग। सोलोमन वर्सेस सोलोमन बोलता है कंपनी हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, लेकिन जब भी कोई इसका मिसयूज करेगा फॉर द इवेजन ऑफ टैक्स तो सर दिनशॉ बनर्जी पेटेट वाला केस सामने आ जाता है। अब हमारे ये मॉड्यूल का आंसर है, मॉड्यूल मतलब जो पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है सजेस्टेड आंसर ये वो है, और उसके हिसाब से वहां इंस्टीट्यूट ने एक और नाम रेफर किया हुआ है जुग्गीलाल वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स 1969। तो सर हमने तो खाली सर दिनशॉ बनर्जी पेटेट पढ़ा है, यस, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बोला है कि अगर हमारे एग्जामिनर के पास आंसर शीट है और उसमें और भी केसेस के नाम हैं तो कहीं ना कहीं अगर एग्जाम में उसके पास एग्जामिनर के पास आंसर शीट में दो केस लॉज हैं, हमने एक लिखा है तो मार्क्स कटने के चांसेस हैं। तो सर फिर हम कैसे पता चलेगा हमको कि हमको दूसरा केस भी लिखना है, तीसरा केस भी लिखना है? इसीलिए आपको पता चले, इसीलिए तो टेस्ट सीरीज कंडक्ट कर रहे हैं बेटा। कौन सा केस लॉ कहाँ लिखना है ये सारी चीजें हम डिस्कस जरूर करते हैं अपनी क्लास में पढ़ते हुए, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अनप्रिडिक्टेबल एग्जामिनर के हाथ में होती है जो आईसीएसआई प्रोवाइड करता है। राइट, देखिए बेटा आगे क्या कह रहा है। तो
तो ये जुग्गीलाल वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स का केस हमको रेफर करना है। एक्सप्लेन आपको सर दिनशॉ बनर्जी बेटेड वाला करना है और साथ में मेंशन आपको जुग्गीलाल वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स 1969 भी करना है। राइट बच्चे, अब देखिए, अब कह रहा है सर क्वेश्चन नंबर 2। अब इसकी अगर मैं बात करूं अमित सर, हमने इसके अंदर सॉलोमन वर्सेस सॉलोमन का रेफरेंस ही नहीं दिया, हम तो सीधा लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल पे आ गए। अब देखो एग्जामिनर के पास जो आंसर शीट है उसमें 3 केसेस हैं सर, लेकिन हमने तो खाली यही वाला केस लिखा है। अगर आपने खाली यही वाला केस लिखा है तो आप अपने आप को 5 में से 3 नंबर देंगे। सर हमने सॉलोमन वाला भी लिखा है और दिनशॉ बनर्जी बेटेड वाला भी लिखा है तो 4 नंबर देंगे। लेकिन सर हमने जुग्गीलाल वाला भी लिखा है तो फिर 5 में से आप अपने आप को 5 या 4.5 नंबर दे सकते हैं, सब्जेक्ट टू आपकी लैंग्वेज अच्छी है। एम आई क्लियर बेटा? अगर आपकी लैंग्वेज अच्छी है तो फिर आपने और तीनों केसेस लिखे हैं तो आप 5 में से 5 दे सकते हो, लैंग्वेज अच्छी नहीं है तो 4.5 दे सकते हो। लेकिन अगर तीनों केसेस लिखे हैं, तो तीनों नहीं लिखे हैं, 2 केसेस लिखे हैं तो भी 3.5 4 दे सकते हो। एक केस लिखा है तो 2.5 से 3, तो अगर एक केस लिखा है तो 2.5 से 3, दोनों केसेस लिखे हैं तो 3.5 से 4, और अगर तीनों केसेस लिखे हैं तो 4.5 से 5, ये आप लिख सकते हो। राइट बच्चे? XYZ प्राइवेट लिमिटेड इज अ प्राइवेट कंपनी हैविंग 5 मेंबर्स ओनली। प्राइवेट है, मिनिमम 2 होने चाहिए, 5 है। ऑल द मेंबर्स ऑफ द कंपनी वर गोइंग बाय कार टू मुंबई, एक्सीडेंट हो गया एंड ऑल ऑफ देम डाइड। सारे के सारे मर गए, क्या ही फर्क पड़ता है, कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वेदर द एग्जिस्टेंस ऑफ कंपनी हैज ऑल्सो कम टू एन एंड, नो। परपेचुअल सक्सेशन, मेंबर्स में कम एंड मेंबर्स में गो, कंपनी कंटिन्यूज फॉर एवर। मेंबर्स आए जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनी हमेशा चलती रहेगी। लेकिन सर कंपनी चलाएगा कौन? कंपनी चलाएंगे उन 5 मेंबर्स जो हैं, उन 5 मेंबर्स के नॉमिनीज होंगे। SH13 एक फॉर्म होता है जिसमें आप नॉमिनी भरते हो। सर अगर कोई नॉमिनी नहीं भरे हुए तो लीगल हेयर होंगे, लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स, उनके फेवर में शेयर्स चले जाते हैं। आपको पता है जैसे आपके किसी बड़े की डेथ हो गई, घर में दादाजी की डेथ हो गई तो प्रॉपर्टी पापा के नाम पे आ गई, उसको सक्सेशन बोला जाता है इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में हम सक्सेशन बोलते हैं। इन द सेम मैनर कि दादाजी की डेथ हुई, उनके शेयर्स पापा के नाम पे आ गए, उसको ट्रांसमिशन बोलते हैं। तो इसका मतलब ये जो 5 मेंबर्स जिनकी डेथ हुई है, जो कंपनी चला रहे थे, इनके जो नॉमिनीज है, लीगल हेयर्स है, उनके फेवर में शेयर्स ट्रांसमिट हो जाएंगे, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, देन दे विल बी द न्यू शेयर होल्डर्स, और फिर वो कंपनी चलाएंगे। द लीगल प्रोसेस विल बी फॉर द सक्सेसर्स ऑफ द डिसीज शेयर होल्डर्स टू गेट द शेयर्स रजिस्टर्ड इन देयर नेम्स बाय द प्रोसीजर कॉल्ड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, तो परपेचुअल सक्सेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स की इसमें बात करनी है। अगर इसमें आपने खाली परपेचुअल सक्सेशन की बात की तो 2.5 नंबर, और अगर खाली ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स की बात की तो 2.5 नंबर, और अगर आपने दोनों के बारे में लिखा है, दोनों की टर्मिनोलॉजीज को लिखा है, परपेचुअल सक्सेशन को भी और साथ में ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स को भी, तो आप 4 से 4.5 नंबर जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। राइट बच्चे? Mrs. Tanya is willing to incorporate a company and seeks your guidance regarding features of an incorporated company. Okay, तो features of an incorporated company, इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले अब यहाँ पर उसने फीचर्स पूछे हैं, आप डायरेक्टली फीचर्स पे नहीं आएंगे, उसने कंपनी के फीचर पूछे, पहले कंपनी की डेफिनेशन बतानी पड़ेगी हमको। तो सेक्शन 2 क्लॉज 20 कंपनी की डेफिनेशन, कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ, इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ, और फिर जितनी फीचर्स आपका दिल करे डाल दो। 5 नंबर का क्वेश्चन है, 5 फीचर्स डाल दो। परपेचुअल सक्सेशन, सेपरेट लीगल एंटाइटी, लिमिटेड लायबिलिटी, सेपरेट मैनेजमेंट, कॉमन सील, और भी डाल सकते थे। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, सेपरेट प्रॉपर्टी, कैपेसिटी ऑफ बीइंग sued एंड sue, contractual obligations, लिमिटेशन ऑफ एक्शन। लिमिटेशन ऑफ एक्शन का मतलब क्या होता है कि कंपनी का एमओए होता है, एमओए में ऑब्जेक्ट क्लॉज होते हैं, ऑब्जेक्ट क्लॉज के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट्स लिखे कंपनी उसके बाहर काम नहीं कर सकती। राइट? वॉलेंटरी एसोसिएशन फॉर प्रॉफिट,
वॉलंटरी एसोसिएशन फॉर प्रॉफिट, कंपनी एक वॉलंटरी एसोसिएशन है जो प्रॉफिट कमाने के लिए बनाई गई है। और ये बाकियों से अलग कैसे है? पार्टनरशिप फर्म भी तो प्रॉफिट कमाने के लिए बनाई जाती है, पार्टनरशिप फर्म प्रॉफिट कमाती है और प्रॉफिट बांटती है। कंपनी प्रॉफिट कमाती है, प्रॉफिट बांटती नहीं है। किसी को डिविडेंड देती है, किसी को इंटरेस्ट देती है, किसी को सैलरी देती है, किसी को कमीशन देती है, लेकिन किसी को ब्रोकरेज देती है, लेकिन प्रॉफिट नहीं देती। अब आप कह सकते हो सर वो पैसा प्रॉफिट में से ही तो आ रहा है, तो फिर वो प्रॉफिट है। तो वो ऐसा नहीं है। मैं कई बार बोलता हूँ कि आपके पापा जॉब करते हैं और ऑफिस से सैलरी लेके आए, आपकी मम्मी को उन्होंने घर का खर्चा दिया, आपको उन्होंने पैसे दिए, आपके बड़े भाई को पैसे दिए, डजन मीन पापा ने सबको सैलरी दी। पैसा निकाला सैलरी से ही है ना, पापा ने, पापा को सैलरी मिली, पापा ने सैलरी से निकाला है, पर आपकी पॉकेट मनी है, आपके लिए थोड़ी वो सैलरी है। इन द सेम मैनर पैसा कंपनी में से निकाला है प्रॉफिट में से, लेकिन वो प्रॉफिट नहीं है, वो डिविडेंड, इंटरेस्ट और सैलरी, वेजेस एक्सेट्रा है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, ये आपकी जान ले लेगा। क्यों? ध्यान से सुनिए, ये पेपर का क्वेश्चन है, ये भी आपके एग्जाम में आया हुआ है। द कंपनीज एक्ट 2013 डज नॉट प्रोवाइड स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन टू द डॉक्ट्रिन ऑफ लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ। कह रहा है कंपनीज एक्ट जो है वो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ प्रोवाइड नहीं करता। कंपनीज एक्ट ओनली जुडिशियल इंटरप्रिटेशन जो है वो प्रोवाइड करते हैं। एक्सप्लेन करो। देखो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन तो करते ही करते हैं, ये तो सिंपल है। जुडिशियल इंटरप्रिटेशन तो करते हैं, मतलब जुडिशियल जजमेंट्स तो करती हैं, जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स। अगर हम बात करें तो हम पढ़ते हैं, अगर आपको केसेस याद आ रहे हो तो हम फ्रॉड में पढ़ते हैं, अगर आपको याद आ रहा हो तो गिलफर्ड मोटर वर्सेस हॉर्न, जोन्स वर्सेस लिपमैन। हम पढ़ते हैं एलियन एनिमी के अंदर डेमलर वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर वाला। इसके अलावा हम बात करते हैं तो सर दिनशॉ बनर्जी पेटेंट, मीनाक्षी मिल्स। इसके अलावा लेबर वेलफेयर में वर्कमैन ऑफ रबर एसोसिएशन। इसके अलावा कॉर्नर्स वर्सेस कॉर्नर्स। इतने सारे केसेस हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, जोन्स वर्सेस लिपमैन, कॉर्नर्स वर्सेस कॉर्नर्स, डेमलर कंपनी, सर दिनशॉ बनर्जी पेटेंट, वर्कमैन एम्प्लॉयड इन एसोसिएट रबर। ये वाला हालांकि कपिला हिंगोरनी वाला केस हमने नहीं पढ़ा है, और इसके बारे में अगर हम बात करें तो आरजी फिल्म वाला केस भी हमने नहीं पढ़ा है। लेकिन ये दोनों के दोनों, ये इतने सारे केसेस, तो सर क्या हमें इसमें इतने सारे केसेस लिखने हैं? देखो ये इंस्टीट्यूट का आंसर है, और इंस्टीट्यूट की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7, सर 7 केसेस के नाम लिखे हैं इस 5 नंबर के क्वेश्चन में। सर इन 7 केसेस के नाम लिखे हैं, यस। और फिर साथ में सेक्शन नंबर्स भी लिखे। पहले तो ये 7 केसेस की बात कर लेते हैं। सर हम कौन कौन सा लिखते हैं? ध्यान से देखिएगा बेटा, हम कौन कौन सा लिखते हैं? हम यहां पर लिखते जोन्स वर्सेस लिपमैन, गिलफर्ड मोटर वर्सेस हॉर्न, डेमलर वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर, मीनाक्षी मिल्स मदुरई, और इसके बाद हम लिखते हैं सर दिनशॉ बनर्जी पेटेंट, वर्कमैन ऑफ रबर एसोसिएशन। तो अगर ये 6 केसेस हमने लिखे हैं तो मोर देन इनफ है। अगर हमने नहीं भी लिखा आरजी फिल्म वाला या वो कपिला हिंगोरनी वाला, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर ये 6 केसेस भी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन अब हम कर क्या सकते हैं अगर एग्जामिनर के आंसर शीट में इतने सारे केसेस दे रखे हैं तो? क्योंकि यहाँ देखो जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस बोल रहा है, तो सर प्रिटेशंस में 2 डाल दो, 3 डाल दो। ये मतलब थोड़ी कि 6 6 7 7 8 8 केसेस डालने हैं। ऑब्वियसली सेंस तो नहीं बनती है, लेकिन अगर एग्जामिनर, हम देखो हम समझ पा रहे हैं ना, बाद में होगा क्या अगर हमने ये चीजें प्रैक्टिस ना की हो तो होगा क्या कि हम बोलेंगे कि सर देखो हमने तो 2 केस लिखे सर, अब फिर भी एग्जामिनर ने 5 में से 2 नंबर दिया। और भाई आपको 2 ज्यादा लग रहे हैं, लेकिन एग्जामिनर के पास जो सैंपल आंसर शीट है उसमें 7 केसेस हैं। तो वो बताओ, जब 7 केसेस उसके बाद सैंपल आंसर में इंस्टीट्यूट कह रहा है ये देखो 7 केसेस हैं, बच्चे का आंसर इसके बेसिस पे चेक करो, तो अगर आपने 2 केस लॉ लिखे हैं तो क्यों आपके नंबर ना काटे? और दूसरी बात ये भी गलत लिखा हुआ है कि कंपनीज एक्ट डज नॉट प्रोवाइड स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन। भाई आप याद करो, अगर जब आप लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल पढ़ते हो तो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल में 2 चीजें पढ़ते हो आप। यहां पर आता है स्टैट्यूटरी प्रोविजंस कि लॉ मेकर ने जहां जहां पर कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट किया है, और यहां पर आता है जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट या जुडिशियल प्रेसिडेंट्स, जहां जहां पर केसेस में कॉर्पोरेट वेल हटाई गई है। तो यहाँ ये जो स्टैट्यूटरी प्रोविजन वाली बात है ये भी तो गलत है। यहाँ पे देखो ना क्या कह रहा है, द कंपनीज एक्ट 2013 डज नॉट प्रोवाइड स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन। नो, एब्सोल्युटली रॉन्ग। अगर हम बात करें, यहाँ देखो सेक्शन नंबर्स भी लिखे हैं, और भी बड़े सारे सेक्शंस हैं। मैं अगर सिंपल तरीके से बात करूं तो सेक्शन नंबर 42 प्राइवेट प्लेसमेंट, अगर उसके अंदर कुछ गलत हुआ, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ सिक्योरिटीज में अगर आपने रूल तोड़ा
तो आपको लोगों का पैसा वापस करना पड़ता है। नहीं किया आपने तो फिर नहीं किया टाइमली, तो फिर ब्याज जो है वो कौन पे करते हैं? डायरेक्टर्स पे करते हैं। आप एक बार बताओ ना, पूरे कंपनी लॉ में जहां जहां पर भी डायरेक्टर्स की गलती है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं प्रोस्पेक्टस में कुछ गलत हो गया, सेक्शन 35, सेक्शन 7 कंपनी बनाते हुए कुछ गलत हो गया, सेक्शन नंबर अगर हम बात करें 42 हो गया, सेक्शन नंबर 73 डिपॉजिट्स हो गया, सेक्शन नंबर 73 डिपॉजिट्स। तो इसका मतलब क्या, और भी बड़े सारे सेक्शन है। अगर हम इसके बाद बात करें तो स्ट्राइक ऑफ के अंदर सेक्शन नंबर 251 आ गया कि अगर आपने झूठ बोल के कंपनी को स्ट्राइक ऑफ कराया तो उस केस के अंदर जिन्होंने झूठ बोला था वो पर्सनली लायबल होंगे। तो पूरे कंपनी लॉ में जहां जहां पर भी, ध्यान से सुन लीजिए बेटा, पूरे कंपनी लॉ में जहां जहां पर भी कंपनी की गलतियों के लिए डायरेक्टर्स को और ऑफिसर इन डिफॉल्ट को पर्सनली लायबल किया गया है, इसका मतलब क्या है कि वहां कॉर्पोरेट वेल्थ लिफ्ट हुई है। 339, अगर आपने वाइंडिंग अप करते हुए झूठ बोला, वाइंडिंग अप करते हुए आपने किसी प्रकार का झूठ बोला, आपने वाइंड अप करते हुए कंपनी की एसेट्स हैं वो अपने किसी दोस्त को सस्ते में दिलवा दी, अंडर वैल्यू ट्रांजेक्शन, कंपनी की एसेट्स हैं 10 करोड़ की, आपने किसी दोस्त को 2 करोड़ की बेच दी कि चल यार 8 करोड़ का फायदा बाद में हिसाब कर लेंगे, कंपनी की एसेट्स को सस्ते मिले क्योंकि कंपनी तो वैसे ही वाइंड अप हो रही है, वाइंड अप होने वाली है, अगले महीने वाइंड अप में चली जाएगी लिक्विडेशन में। तो यहाँ जो डायरेक्टर ने कंपनी को 8 करोड़ का नुकसान कराया, कंपनी की 10 करोड़ की एसेट 2 करोड़ में बेच के, वो डायरेक्टर पर्सनली उसकी भरपाई करेगा। तो ये सब चीजें क्या है कि जहां पता चल रहा है कंपनी लॉ में कि चाहे गलत कंपनी ने किया है लेकिन डायरेक्टर्स आर पर्सनली लायबल। व्हाई? बिकॉज डायरेक्टर्स ने ही तो कंपनी के नाम पे गलत करवाया ना, एक्चुअली दे आर द रियल पर्संस बिहाइंड दैट डिसीविंग और बिहाइंड दैट फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी ऑफ द कंपनी, राइट। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इसके सर, इसके अंदर हमको क्या है, सारे सेक्शन नंबर्स भी लिखने हैं, यस, सारे सेक्शन नंबर्स भी लिखने हैं और एक एक लाइन में उसको एक्सप्लेन भी करना है। देखो, सेक्शन 7 पनिशमेंट फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ फॉर प्रोवाइडिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन, 251 फ्रॉडुलेंट एप्लीकेशन फॉर रिमूवल ऑफ नेम, 339 वाइंडिंग अप में आप कुछ गलत कर रहे हो तो, और जैसे मैंने इसके बाद बोला डिपॉजिट्स प्राइवेट प्लेसमेंट, इसके अलावा मैंने आपको ये बोला सेक्शन नंबर 35 फॉर रॉन्गफुल स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस। तो इसका मतलब सर ये आंसर तो बहुत ही ज्यादा बड़ा हो गया। यस, आपके पेपर में भी 5 नंबर का आया था, आपको कम से कम 5 सेक्शंस आपको लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ के स्टैट्यूटरी प्रोविजंस के देने पड़ेंगे ये वाले, और कम से कम 5 केस लॉ आपको देने पड़ेंगे। सर बहुत लेंदी हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा बेटा, बट मैं क्या कर सकता हूं जब इंस्टीट्यूट आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है। तो अब आप सोच लो कि इसके हिसाब से अगर आपने स्टैट्यूटरी प्रोविजंस नहीं लिखे हैं तो 2 नंबर वैसे करके बचे 3, और उन 3 में भी अगर आपने 1 या 2 केस लॉ लिखे हैं तो फिर आपके नंबर और कट के तो 5 में से 1 या 1.5 से ज्यादा आपको नहीं मिलेंगे, राइट बच्चे। ठीक है जी, यही तरीका है इंस्टीट्यूट का एग्जाम पेपर चेक करने का, तो हम क्या ही कर सकते हैं, राइट। तो आज के लिए आई होप कि आप लोगों को बिल्कुल फेयर आइडिया मिला होगा, और अब जो आने वाले टेस्ट पेपर हैं आपके एग्जामशाला टेस्ट सीरीज के, उसके अंदर आपको जरूर पता चल जाएगा कि सर अब हमें कैसे लिखना है। आई होप यू विल डेफिनेटली बी गोइंग टू लर्न अ लेसन फ्रॉम दिस टेस्ट पेपर कि यस, आगे के लिए सर हमको आइडिया हो गया। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए टेस्ट पेपर के एनालिसिस के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय, थैंक यू।